नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पिछले साल एक खबर आई कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में आपका जो पैसा जमा है उस पर 8.1% की दर से ब्याज मिलेगा। घटा दिया गया। 45 साल में ये सबसे कम रेट माना गया। कहना मुश्किल है कि इस समय होम लोन पर 10% की दर से ईएमआई देने वाले मिडिल क्लास को यह बात पसंद आ गई होगी। कुछ लोग हताशा में ये बात कह देते हैं कि 100 रुपया लीटर पेट्रोल खरीदने वाले मिडिल क्लास को इससे फर्क नहीं पड़ा होगा, लेकिन ईपीएफओ में केवल मिडिल क्लास का पैसा नहीं लगता है। 27 करोड़ से अधिक कामगारों का पैसा इस फंड में लगा है। ज्यादातर निम्न मध्यम वर्गीय तबके के लोग हैं। अब इतनी बड़ी आबादी को यह खबर बताई जाए कि ईपीएफओ ने अपना पैसा अदानी समूह की कंपनियों में लगाया है, तब उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या आप तक यह खबर पहुंची भी है कि ईपीएफओ का पैसा अदानी समूह में लगा है? आज के हिंदू अखबार में यह खबर छपी है और इस खबर में कहा गया है कि अगले 6 महीने तक आपके भविष्य निधि के पैसे से अदानी के शेयर खरीदे जाएंगे। आपके पैसे से दाम चढ़ेगा और आपसे कहा जाएगा, बजाओ ताली, ताली बजाओ, भारत के हमले का जवाब दिया जा रहा है। गोदी मीडिया यह सूचना हिंदी के दर्शकों को नहीं देगा। ऐसा नहीं है कि उसके पास कैमरे की कमी है, रिपोर्टर कम है। यहां आप देख ही रहे हैं कि अतीक अहमद के जेल ट्रांसफर का किस तरह से कवरेज किया जा रहा है। ऐसी खबरों के जरिए माहौल बनाने के जोश में आज गोदी मीडिया के एक बड़े चैनल ने अतीक अहमद को पेशाब करते हुए चैनल पर दिखा दिया, सीधा प्रसारण किया। वो वीडियो हम नहीं दिखा पा रहे हैं। आप हिंदी के दर्शकों और पाठकों का अपमान अब इस नए लेवल पर पहुंचा दिया गया है। इन चैनलों को अच्छी तरह से पता है कि आप दर्शक गोदी मीडिया को देखना बंद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा करना बहुत मुश्किल बौद्धिक प्रक्रिया है, सबके बस की बात नहीं है। याद रखिएगा कि जनता के पैसे से इन चैनलों को भारी भरकम विज्ञापन दिए जाते हैं। सोचिएगा कि बड़े बड़े सवालों को छोड़कर इस तरह के विजुअल से खबर बताई जा रही है या ध्यान भटकाया जा रहा है। इस पत्रकारिता का भी बचाव आपको ही करना है, क्योंकि आपको धर्म की राजनीति की रक्षा में हर तरह के अधर्म का बचाव करना है। यह धार्मिक कर्तव्य है आपका। ईपीएफओ का पैसा जब अदानी समूह में लगा है और अखबार ने सवाल पूछे तो जवाब नहीं दिया गया। अदानी समूह पर विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी से सवाल करता है तो उनकी तरफ से जवाब नहीं मिलता। अदानी समूह में निवेश पर रिपोर्टर सवाल पूछता है तो संस्थाएं जवाब नहीं देती हैं। जब जवाब नहीं आएगा तब कैसे पता चलेगा कि क्यों पैसा लगाया गया और यह गलत नहीं है? और अब जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद शेयरों के दाम गिरे हैं तो क्या उस पर विचार किया जाएगा कि अदानी समूह में निवेश रोका जाए? इस सवाल का जवाब देने में किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? अगर पेंशन और पीएफ का पैसा डूब गया तो फिर क्या होगा? आज संसद परिसर में कांग्रेस के सांसद काले लिबास में आए। जयराम रमेश से लेकर तमाम नेता काले कुर्ते और शर्ट में थे। बड़े से काले बैनर पर सत्यमेव जयते लिखा था। संसद भवन के परिसर में मार्च भी हुआ। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने स्थगन प्रस्ताव के तहत राहुल गांधी को अयोग्य ठहराए जाने के मसले पर चर्चा की मांग की है, नोटिस दिया है। लेकिन उसके पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में विपक्षी दलों की बैठक भी हुई। आज भी कांग्रेस के साथ डीएमके, एसपी, जेडीयू, बीआरएस, सीपीएम, आरजेडी, एनसीपी, सीपीआई, आईयूएमएल, एमडीएमके, केसी, टीएमसी, आरएसपी, आप, जेएनके, एनसी और एसएस के नेता शामिल हुए। और इस बैठक में संयुक्त विपक्ष ने अदानी महाघोटाले पर जेपीसी बनाने की मांग दोहराई। आज की बैठक में तृणमूल कांग्रेस के 2 सांसद भी शामिल हुए। प्रसून बनर्जी और जवाहर सरकार ने हिस्सा लिया। अभी तक तृणमूल कांग्रेस ऐसी बैठकों से दूरी बना रही थी। इसके अलावा आज गांधी की प्रतिमा पर कांग्रेस के सांसदों ने प्रदर्शन किया और मोदी अदानी भाई भाई के नारे लगाए। हम ये दिखाना चाहते हैं कि इस देश में डेमोक्रेसी को मोदी जी एक एक करके खत्म कर रहे हैं। एक तो पहले ऑटोनोमस बॉडीज को खत्म करते हुए आए, दूसरी तरह जो कानूनी तहत
लोग चुनाव में जीत के आए, उनको डरा धमका के उन्होंने हर जगह अपनी सरकार बनाने में गए। तीसरी बात, जो लोग झुकते नहीं उनको झुकाने के लिए ईडी का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल उन्होंने किया और कर रहे हैं भी। आज काले कपड़ों में सदन में आए। कब तक कांग्रेस पार्टी इतनी छोटे स्तर की राजनीति करती रहेगी? मैं पूछना चाहता हूं, चाहे वो सत्याग्रह हो या काले कपड़े पहनने, वो उससे क्या लोकतंत्र के मंदिर को अपमानित करना चाहते हैं? देश के कानून व्यवस्था को अपमानित करना चाहते हैं? क्या वो काले कपड़े जो पिछड़े समाज, जो ओबीसी के लिए अशब्द कहे गए हैं राहुल जी द्वारा, उसको वो जस्टिफाई करना चाहते हैं? क्या जिस कोर्ट ने, न्यायालय ने उनको कन्विक्ट किया है, उसके खिलाफ प्रदर्शन था? रविवार को सत्याग्रह और अब संविधान बचाओ आंदोलन। कांग्रेस ने अदानी समूह पर लगे आरोपों को लेकर पहले भी राजभवन से लेकर जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन किया है। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद फिर से हर स्तर पर प्रदर्शन हो रहे हैं। सवाल है कि क्या इन प्रदर्शनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किसी प्रकार का राजनीतिक या नैतिक दबाव बन पाएगा और वे जांच के आदेश दे देंगे? लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया था कि जिसे उज्ज्वला का सिलेंडर दिया है और नल जल योजना के तहत पानी का कनेक्शन दिया है, उससे होकर इन आरोपों को गुजरना होगा। क्या कांग्रेस समाज के इस तबके तक अपनी बात पहुंचा पा रही है? राहुल गांधी कई बार बोल चुके हैं कि मीडिया का साथ नहीं मिलता है, लेकिन चुनाव जीतने से कहीं ज्यादा बड़ी चुनौती इस वक्त है इन मामलों से जुड़ी खबरों को, सूचनाओं को जनता तक पहुंचा पाना। रविवार को कांग्रेस का यह सत्याग्रह कहां दिखाया गया, कहां नहीं, और किस तरह का कवरेज अगले दिन अखबारों में हुआ है, इसका विश्लेषण और मूल्यांकन आप पाठकों और दर्शकों को करना है। लेकिन राहुल गांधी को भी समझना होगा कि ट्विटर के जरिए वे कितने ही लोगों तक पहुंच रहे हैं। जब उनकी 4.5 महीने की पदयात्रा को मीडिया ने लोगों तक नहीं पहुंचने दिया, तो फिर उन्हें सोचना चाहिए कि अदानी समूह पर उनका हर दिन का ट्वीट किसके पास जा रहा है। आज भी राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि LIC की पूंजी अदानी को, SBI की पूंजी अदानी को, EPFO की पूंजी भी अदानी को। मोडानी के खुलासे के बाद भी जनता के रिटायरमेंट का पैसा अदानी की कंपनियों में निवेश क्यों किया जा रहा है? राहुल लिखते हैं कि प्रधानमंत्री जी, न जांच न जवाब, आखिर इतना डर क्यों? प्रियंका गांधी के भावुक भाषण आज अतीक अहमद के घंटों कवरेज के सामने बेकार हो गए और इन पर चर्चा तक नहीं हुई। 32 साल पुरानी बात है, मई 1991 की बात है। मेरे पिता की शव यात्रा तीन मूर्ति भवन से निकल रही थी। अपनी मां के साथ और अपने भाई के साथ हम एक गाड़ी में बैठे थे। सामने भारतीय सेना की एक ट्रक थी, फूलों से लदी हुई थी। उसके ऊपर मेरे पिताजी का शव था। थोड़ी देर काफिला चला, 5-10 मिनट चला, फिर राहुल कहने लगे मैं उतरना चाहता हूं। तो मां ने मना किया। उस समय सुरक्षा का भी बहुत वो था, तो मां ने कहा नहीं, तुम उतर नहीं सकते। राहुल ने जिद की, नहीं मैं उतरूंगा। मैंने मां से कहा मां उतरने दो। राहुल गाड़ी से उतरा, उस सेना की ट्रक के पीछे खड़ा होके चलने लगा और तीन मूर्ति से लेके कड़ी धूप में अपने पिता के जनाजे के पीछे पीछे पैदल चलते 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 यहां पहुंचा। मेरे शहीद पिता के अंतिम संस्कार मेरे भाई ने किए। मेरे पिता का शव इस तिरंगे झंडे में लपेटा गया था। इस तिरंगे के नीचे मेरे पिता का शव था और उसके पीछे चलते चलते मेरा भाई यहां आया।
उस शहीद पिता का अपमान भरी संसद में किया जाता है। उस शहीद के बेटे को आप देशद्रोही कहते हैं, आप मीर जाफर कहते हैं, उसकी आप मां का अपमान करते हैं। आपके मंत्री मेरी मां का अपमान भरी संसद में करते हैं। आपके एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी को पता भी नहीं है कि उनका पिता कौन है। आपके प्रधानमंत्री भरी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ये परिवार नेहरू नाम को इस्तेमाल क्यों नहीं करता। पूरे परिवार का अपमान करते हैं। कश्मीरी पंडित समाज के रिवाज का अपमान करते हैं, जिसके तहत एक बेटा अपने बाप के मरने पर पगड़ी पहनता है, परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाता है। लेकिन आप पर कोई मुकदमा नहीं होता, आपको 2 साल की कोई सजा नहीं मिलती, आपको जेल की सजा नहीं मिलती, आपको संसद से कोई बाहर नहीं निकालता, आपको मना नहीं करता कि 8 सालों के लिए आप चुनाव नहीं लड़